हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल शंकर नोट सेट वाला। एंड आज अपन स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज़ की 5th क्लास। और प्रीवियस में जो 4 क्लास हो चुकी हैं वो भी SBJ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही थे। तो स्टार्ट करते हैं आज अपना सेशन। और आज सभी के लिए एक मोटिवेशन कोट की पढ़ते रहो क्या पता, पढ़ते रहो क्या पता, यही परीक्षा यानी SBJ आपके संघर्षों की आखिरी परीक्षा हो। वेरी गुड, ये सही बात है। और इसी के बाद में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस खुद पे विश्वास रखना है और आपकी भी वो जो ड्रीम वाली लाइफ है वो भी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसी चीज़ को अपन मद्देनज़र रखते हुए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं आगे। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि इन बेड्स और पेशेंट स्वाब सैंपल टेकन फ्रॉम। जो स्वाब सैंपल है वो कहाँ से लेंगे, अपन आंसर गेस करो। आई होप आपने आंसर गेस कर लिया होगा। और यही क्वेश्चन, थोड़ी सी इसकी लैंग्वेज और भी डिफिकल्ट थी, लॉन्ग लैंग्वेज थी इसमें क्वेश्चन में। और ये क्वेश्चन आया था PJ संगरूर में, जो 23 में एग्जाम लगी थी उसमें क्वेश्चन आया था ये। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन। फ्रॉम ड्रेसिंग ड्रेनेज, फ्रॉम एक्सुडेट्स जहाँ से डिस्चार्ज हो रहे हैं, फ्रॉम नेक्रोटिक टिश्यू जो डेड टिश्यू हैं वहाँ से। बिफोर टेकिंग सैंपल वुंड इरीगेट शुड बी डन विथ नॉर्मल सेलाइन। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है और इसका करेक्ट आंसर है वो है डी। कैसे है डी? क्योंकि कभी भी कोई भी जैसे वुंड है, ये वुंड है और इसमें से सीधी सी बात है ड्रेनेज भी हो रहे हैं, तो अपने को जब भी सैंपल लेना है तो इससे पहले अपने को इसे नॉर्मल सेलाइन से यानी NS से इसको इरीगेट करना है, इसको क्लीन करना है और उसके बाद में ही स्वाब सैंपल लेना है। इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि अपन इसको इरीगेट करेंगे, उसको क्लीन करेंगे तो उसके कारण ही जो कंटामिनेटर जो सरफेस हैं, डेड टिश्यू हैं, वो सारे निकल जाएंगे। और उसके बाद में जो हेल्दी ग्रेनुलेशन वाला टिश्यू हैं वही जो ये वुंड है उसके डीप एक्सुडेट्स में प्रेजेंट होंगे। तो वो सैंपल अपन लेंगे और उसी का अपन कल्चर स्वाब सैंपल सेंड करेंगे। और एक चीज़ याद रखना कि नेवर कलेक्ट ए वुंड स्वाब डायरेक्टली फ्रॉम ओल्ड ड्रेसिंग मटेरियल और नेक्रोटिक टिश्यू। ये याद रखना, कभी भी यहाँ से अपन सैंपल स्वाब नहीं लेंगे। आई होप आपका आंसर सही है क्या होगा। और अपन इसी के रिगार्डिंग कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। जैसे बेड सोर है तो बेड सोर के रिगार्डिंग बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो बेड सोर है वो 4 टाइप का होता है। ये ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड, ग्रेड 4। ग्रेड फर्स्ट है वो नॉन प्लेजिबल इरिथमा होता है, सिर्फ रेडनेस इसमें प्रेजेंट होती है और स्किन इंटैक्ट होती है। इसमें ये देख रहे होंगे आप कि इसमें सिर्फ रेडनेस हो रही है और कुछ भी नहीं हो रहा है। इसमें नॉन ब्लीचेबल है ये और इसमें सिर्फ एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है। इसमें जो एपिडर्मिस है वही इसमें इन्वॉल्व होगी। ग्रेड जो सेकंड है वो पार्शियल थिकनेस बेड सोर भी बोलते हैं इसको, पार्शियल थिकनेस बेड सोर। इसमें क्या है, स्किन लॉस इन्वॉल्विंग एपिडर्मिस, डर्मिस और बोथ। अब इसमें देख रहे होंगे आप कि ऊपर वाले में सिर्फ और सिर्फ इरिथमा प्रेजेंट था, रेडनेस प्रेजेंट थी। इसमें जो एपिडर्मिस है वो एपिडर्मिस की जो सेल है वो रिमूव हो चुकी है और इसके साथ में ही एपिडर्मिस प्लस डर्मिस ये दोनों भी हो सकते हैं इसमें। या फिर कहीं कहीं आप देख रहे होंगे जैसे ये स्किन फूली हुई है तो इसमें ये दोनों सरफेस काम में आएंगी। इसमें सिर्फ और सिर्फ एपिडर्मिस। ग्रेड जो थर्ड है इसको फुल थिकनेस बर्न वो भी बोलते हैं इसको, बेड सोर। और इसमें क्या है, स्किन लॉस इन्वॉल्विंग डैमेज ऑफ नेक्रोसिस और सबक्यूटेनियस टिश्यू, मतलब इसमें जो सबक्यूटेनियस फैट के जो सबक्यूटेनियस टिश्यू है वो भी इंक्लूड हो जाएंगे। में एक्सटेंड डाउन ये और भी नीचे चला जाएगा बट नॉट थ्रो अंडरलाइन फेसिया, जो भी मसल्स फेसिया है वहाँ तक ये इंक्लूड नहीं होगा। तो इसमें डर्मिस भी हो जाएगी और एपिडर्मिस, डर्मिस और जो सबक्यूटेनियस टिश्यू है वो भी प्रेजेंट हो जाएंगे इसमें। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि इसमें ये एकदम सब फेसिया वगैरह दिख रहा है इसमें और इसमें भी। ठीक है, ग्रेड 4 है, इसको अपन बोलते हैं फुल थिकनेस बेड सोर, ये याद रखना, फुल थिकनेस। और इसमें क्या है, एक्सटेंसिव डिस्ट्रक्शन टिश्यू नेक्रोसिस, मतलब टिश्यू वगैरह ये सारे नेक्रोट हो जाएंगे। डैमेज और मसल्स बोन सपोर्टिंग स्ट्रक्चर पूरी दिख जाएगी इसमें। जो नर्व वगैरह हैं, जो मसल्स हैं, बोन वगैरह विजिबल होने लग जाएगी। इसमें देखो नीचे बोन विजिबल हो रही है, जो इसमें बोन विजिबल हो रही है। तो इसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी, स्टेप बाय स्टेप होगा ये। ठीक है, तो ये 4 प्रकार का इमेज देख के भी कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इस चीज़ को याद रखना, अपने थोड़ा जो इंपॉर्टेंट है वो देख लिया है। चलिए आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर कैरिड आउट बाय द स्टोमक एक्सेप्ट। आंसर गेस करो इसका। तो आई होप आपने आंसर इसका गेस कर लिया होगा। स्टार्ट करते हैं अपन। कौन से फंक्शन हैं जो स्टोमक के द्वारा होते हैं, एक्सेप्ट यानी को छोड़कर। ठीक है, ये एक्सेप्ट और ये एक्सेप्ट, ये एग्जाम में बहुत कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 इन स्टोमक
जीआईटी एंजाइम सीक्रेशन, एसिड सीक्रेशन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी। आई होप आपको तो ये क्वेश्चन इजी भी है और आपका सही हुआ होगा। तो स्टार्ट करते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी प्लस इसके साथ में मिक्सिंग ऑफ फूड, ये स्टोमक का काम है। एसिड सीक्रेशन यानी HCl, बिल्कुल ये इससे स्टोमक से सीक्रेट होता है। जीआईटी एंजाइम सीक्रेशन यानी पेप्सिन, ये भी स्टोमक से रिलीज होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 इन स्टोमक, ये नहीं होता भैया, ये नहीं होता। अब क्या करता है, ये नहीं होता, तो इसका करेक्ट आंसर तो ये हो गया। अब अपन बात करते हैं कि अगर विटामिन B12 स्टोमक में अगर एब्जॉर्ब नहीं होता तो कहाँ एब्जॉर्ब होता है। तो अपन थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में भी। जो विटामिन B12 है कहाँ एब्जॉर्ब होगा, तो स्टोमक से सीक्रेट होगा क्या, इंट्रिंसिक फैक्टर। ये इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ में विटामिन जो अपन बाहर से कंजप्शन कर रहे हैं, जो विटामिन B12 है वो किस में जाएगा, टर्मिनल इलियम में, और टर्मिनल इलियम में जाके एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, टर्मिनल इलियम में, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। मैं आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन के साथ में बहुत सारी चीज़ें बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। आइडेंटिफाई द डिजीज साइन शोन द इमेज, आंसर गेस करो इसका। अच्छा क्वेश्चन है ये, तो आई होप आपने आंसर गेस कर लिया होगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और ऐसे ही इमेज बेस्ड क्वेश्चन नॉर्थ सेट में आते हैं, और आपने भी देखा होगा ये ही क्वेश्चन SGPJ में आया था। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं। DVT साइन, ये DVT साइन नहीं है। रॉस साइन, ये भी नहीं है। ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। अब इसमें देखते हैं ये दोनों, जो ट्रोशियस साइन है और चौस्टिक साइन, ये दोनों किसकी कमी से होते हैं। तो सबसे पहले अपन थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं कि ये हाइपोकैल्शियमिया की वजह से होता है। ठीक है, और हाइपोकैल्शियमिया की वजह से दोनों साइन होने वाले हैं। तो अपन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। तो ये जो अपने पास में है, ये है ट्रोशियस साइन है ये। और इसमें क्या होता है, जब BP को अपन हैंड पे बांध के इसको इन्फ्लेट करते हैं, तो 2 से 3 मिनट बाद में इसमें कार्पल स्पाज्म स्टार्ट हो जाता है। कौन सा, कार्पल स्पाज्म, ये स्टार्ट हो जाता है। और हैंड जिस हिसाब से ये एकदम ऐसे ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ये इसकी शेप चेंज हो रही है, तो इसी को कार्पल स्पाज्म बोलते हैं। और दूसरा है चौस्टिक साइन, ये भी हाइपोकैल्शियमिया की वजह से देखने को मिलता है। और इसमें क्या होता है, जब अपन फेशियल नर्व पर टैपिंग करते हैं, टैपिंग ऑन फेशियल नर्व, तो उसकी वजह से फेशियल मसल्स में ट्विचिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये दोनों ही अच्छा क्वेश्चन होने वाला है। और अपन साथ में ये भी देख लेते हैं कि जो चौस्टिक साइन है, चौस्टिक साइन इसमें जैसे यहाँ पे एंगल ऑफ मैंडिबल या फिर टैपिंग ऑफ फेशियल मसल, यहाँ पे अपन इसको टैप करते हैं, तो जो चेहरे की मसल से फेशियल मसल्स है उसमें ट्विचिंग स्टार्ट होने लग जाती है। ठीक है, इस साइड से ये नॉर्मल है और ये है एबनॉर्मल। ठीक है, अब इसमें चौस्टिक साइन में क्या कहते हैं, क्या बोल रहे हैं कि आल्सो नोन एज विश साइन, इसको अपन विश साइन भी बोलते हैं। और वन ऑफ द साइन टिटेनी सीन इन हाइपोकैल्शियमिया, टिटेनी यानी हाइपोकैल्शियमिया की वजह से ये होता है, टिटेनी होने लग जाता है। इट रेफर्स टू एन एबनॉर्मल रिएक्शन ऑन स्टिमुलेशन ऑफ फेशियल नर्व पर अपन यहाँ पर टैपिंग करते हैं, तो उसकी वजह से उसमें ट्विचिंग स्टार्ट हो जाती है फेशियल नर्व में। व्हेन द फेशियल नर्व इज टेप्ड एट द एंगल ऑफ जा यानी मेजेटर मसल्स एंगल ऑफ मैंडिबल, द फेशियल मसल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द फेस विल कॉन्ट्रैक्ट मोमेंटरली ड्यू टू हाइपर एक्साइटेबिलिटी ऑफ नर्व। ठीक है, तो ये भी अच्छा है, ऐसे क्वेश्चन इमेज बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सोडियम हाफ DNS, बिल्कुल आयु फ्लूइड से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं इस बार इसमें, तो आई होप आपने इसका आंसर गेस कर लिया होगा। तो DNS के बारे में पूछ रहा है, हाफ DNS के बारे में। तो हाफ DNS कितना होता है, 0.5%, 0.9%, 0.45% और 1.8%। तो अपन इसके पहले DNS के बारे में बात कर लेते हैं। तो नॉर्मल DNS होता है, उसमें क्या होता है, 5% डेक्सट्रोज प्लस 0.9% नॉर्मल सेलाइन। और इन दोनों की जो 0.9% नॉर्मल सेलाइन है, उसकी ऑस्मोलिटी होती है 308 मिली ओस्मोल पर लीटर।
और जो 5% डेक्सट्रोज है उसकी होती है 277 मिली ओस्मोल। और इन दोनों की मिला के कितनी होती है 585 मिली ओस्मोल पर लीटर। ठीक है, 585। इसका मतलब ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है ये। अब क्वेश्चन में इसने पूछा है कि 0.5% DNS, हाफ, तो इसमें क्या होगा 5% तो डेक्सट्रोज होगा प्लस हाफ NS यानी 0.45% NS। ठीक है, अब 0.45% NS कितना होगा, तो इसका 308 में 2 का भाग दे दो, 154 प्लस जो 5% डेक्सट्रोज है उसकी ओस्मोलिटी कितनी होती है 277। तो इन दोनों को टोटल करके बताओगे तो ये कितना हो गया 1 और 331, ये भी हाइपर टोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें कितना होता है 0.45% NS। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। पर्पस ऑफ कीगल एक्सरसाइज, आंसर गेस करो इसका। तो आई होप आपने इसका आंसर गेस कर लिया होगा। तो इसका देख लेते हैं अपन। स्ट्रेंथन मैसेटर मसल्स, ये मैसेटर मसल्स अपने माउथ में पाई जाती है। स्ट्रेंथन काफ मसल्स लेग्स में पाई जाती है। स्ट्रेंथन शोल्डर मसल्स, ये शोल्डर में। स्ट्रेंथन पेल्विक फ्लोर मसल्स, तो बिल्कुल ये इसका करेक्ट आंसर होने वाला है पेल्विक फ्लोर मसल्स। और पेल्विक फ्लोर मसल्स में कौन कौन सी मसल्स होती हैं वो देख लेते हैं अपने एक बार। यूट्रस, ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन और रेक्टम। जब ये कीगल एक्सरसाइज करते हैं उसकी वजह से स्ट्रेंथ, उसमें कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कि उसमें जो कॉन्ट्रैक्शन वगैरह है वो अच्छे होने लग जाते हैं। और उसी की वजह से जैसे आफ्टर डिलीवरी या किसी किसी में जैसे यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होने लग जाता है, जब इन मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन वगैरह अच्छा नहीं होता है तो उसकी वजह से यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होने लग जाता है। तो अगर कीगल एक्सरसाइज करने लगे तो उसकी वजह से ये जो पेल्विक फ्लोर की मसल्स है उसमें स्ट्रेंथ आ जाएगी और इन दोनों चीज़ों में इसको हेल्प मिलेगी। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है स्ट्रेंथन पेल्विक फ्लोर मसल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। व्हाट वुड द पॉसिबल कॉज ऑफ पासेज ऑफ यूरिन ड्यूरिंग लाफिंग एंड कफिंग इन मिडिल एज वोमेन। एक मिडिल एज वोमेन है जो कि जब वो हंसती है और कफिंग यानी खांसी करती है तो उस टाइम जो यूरिन पास हो जाता है उसका इनकॉन्टिनेंट, मतलब ऑटोमेटिक यूरिन पास हो जाता है, तो इसकी वजह से कौन सी प्रॉब्लम होने वाली। तो आंसर गेस करो इसका। अभी अपन ने जो ऊपर वाला क्वेश्चन देखा उसके यूजेस देख लेते हैं अपन, जैसे अपन ने मैंने बताए तो जैसे अच्छे से देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट यूज़ है कीगल एक्सरसाइज का वो है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में एक तो बेनिफिट मिल जाता है, स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। सेकेंड पोस्टपार्टम रिकवरी। थर्ड पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स प्रिवेंशन। पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स प्रिवेंशन। और फोर्थ है इम्प्रूव पेल्विक मसल टोन। इन चीज़ों में ये बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, आपने इसका आंसर गेस कर लिया होगा। अपन स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। यूटीआई, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस और अर्ज इनकॉन्टिनेंस। तो ये यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस 3-4 प्रकार का होता है, तो उसमें 3 टाइप तो यहाँ डाल दिए इसने। एक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, तो यूटीआई की वजह से तो नहीं होने वाला। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। ठीक है, इसका जो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है इसमें क्या क्या होता है ये देख लेते हैं एक बार। कि जैसे कि कफिंग करने लग गया, कफिंग, स्नीजिंग, लाफिंग, रनिंग, या जैसे हैवी लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट, इनकी वजह से ये स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस होने लग जाता है। इसका कारण क्या है, रीज़न, ये होने का रीज़न क्या है। तो इसका रीज़न ये है कि जो पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं वो वीक हो जाती हैं, या इसी के साथ में जो यूरिथ्रल इंस्पेक्टर होता है वो वीक हो जाता है। तो ड्यू टू इट अकर्स ड्यू टू वीक pelvic floor muscles
और यूरेथ्रल स्फिंक्टर वीकनेस, इसकी वजह से ये होने लग जाता है। ठीक है, तो आई होप आपका भी इसका आंसर करेक्ट किया होगा। तो इसका स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस का मतलब क्या है कि जब ये ब्लडर में, अगर ये ब्लडर पूरा यूरिन से भर गया तो अब उसमें कैपेसिटी नहीं है, जितना ये एक्सटेंडेड हो सकता है, जितना ये डायलेट हो सकता है उतना हो गया, उसके बाद में नहीं होगा तो ये यूरिन बाहर आने लग जाएगा। ठीक है, और अर्ज इनकॉन्टिनेंस का मतलब है कि किसी जैसे एक बार में ब्लडर में जो 300 से 400 ml के समथिंग यूरिन भर जाता है, स्टोर हो जाता है, उसके बाद में उस पेशेंट को या जो भी पर्सन है उसको एक बार अर्ज होता है, और उस टाइम पे अगर वो वॉशरूम नहीं गया तो फिर वो उसकी वजह से वो यूरिन थोड़ा थोड़ा पास होने लग जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। ए 39-year-old पर्सन हैड स्मोकिंग सिंस अमोंग लॉन्ग टाइम विच मेजर रिस्क फैक्टर ऑफ कॉजिंग। एक 39 साल की 39 ईयर की ओल्ड पर्सन है, बहुत लंबे टाइम से वो स्मोकिंग कर रही है, तो उसकी वजह से उसका जो सबसे मोस्ट रिस्क फैक्टर वो क्या हो सकता है उसको, हाँ इसका आंसर गेस करो आप। अभी जो अपने ऊपर वाले क्वेश्चन में ये देखा कि 3 टाइप्स, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस और अर्जिंग इनकॉन्टिनेंस, और एक होता है फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस, ताकि ये एक साथ ही सारे इनकॉन्टिनेंस हो जाए। तो अपन इस फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस के बारे में देख लेते हैं कि जैसे मान लो कि कोई पर्सन है और उसके कोई भी फ्रैक्चर वगैरह हो गया या कोई भी अदर कोई भी इम्पेयरमेंट है और उसको यूरिन पास आउट होने की इच्छा हो रही है, लेकिन वो नहीं जा सकता क्योंकि वो इनकेपेबल है वो। ठीक है, तो उसकी वजह से जो इनकॉन्टिनेंस होता है, यूरिन पास आउट होता है, उसी को अपन फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं। तो इनएबिलिटी टू रीच द टॉयलेट ड्यू टू फिजिकल, फ्रैक्चर वगैरह हो गया उसके, या कॉग्निटिव कोई मेंटल डिसऑर्डर है या कोई भी अदर साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से वो नहीं जा पाता है। ठीक है, तो चलो इसका आंसर गेस कर लिया होगा आपने। तो इसका जो मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर है वो क्या होने वाला है, मेनिंजाइटिस। ये ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो ब्रेन की कवरिंग है उन्हीं को मेनिंजेज बोलते हैं। उन मेनिंजेज में इन्फेक्शन होने की वजह से मेनिंजाइटिस होती है। ये मेनिंजेज कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं, ड्यूरामीटर, अरेक्नोइड और पायामीटर। ये सबसे आउटर में, ये मिडिल, ये इनर, ये सीक्वेंस हो गया। ठीक है, न्यूमोनिया का मतलब होता है कि लंग्स में इन्फेक्शन और उसकी वजह से फ्लूइड कलेक्शन, तो ये न्यूमोनिया, ये भी नहीं होगा। ओसीडी एक साइकेट्रिक प्रॉब्लम है। बार बार उसको एक ही काम को दोहराने लग जाता है, तो वो ओसीडी होता है। सीओपीडी, बिल्कुल ये सीओपीडी होगा उसको। इसकी फुल फॉर्म होती है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। और इसमें सीओपीडी में, जो सीओपीडी है उसमें भी 2 प्रॉब्लम इंक्लूड होती हैं। एक तो होती है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और दूसरी होती है एम्फाइसीमा। ठीक है, तो जो स्मोकिंग है, स्मोकिंग करेगा तो सीधी सी बात है उसको सीओपीडी हो जाएगा। तो स्मोकिंग कोज क्रॉनिक इन्फ्लामेशन या डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वुलाई, तो इसकी वजह से क्रॉनिक इन्फ्लामेशन हो जाएगा, या फिर जो एल्वुलाई वगैरह है उसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, और उसकी वजह से म्यूकस होगा, उसका हाइपर सिक्रेशन हो जाएगा, और एयर फ्लो लिमिटेशन हो जाएगा उसमें। ठीक है, तो एयर वगैरह अच्छे से नहीं जा पाएगी और उसकी वजह से उसमें सीओपीडी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक क्लाइंट हैज़ 200 ml ब्राइट ब्लडी चेस्ट ड्रेनेज, ये ब्राइट ब्लडी चेस्ट ड्रेनेज फॉलोइंग पोस्ट आईसीडी विद इन 2 आवर्स। 2-3 चीज़ें याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन शुड बी नर्स टेकन फर्स्ट। जो नर्सिंग स्टाफ वहाँ काम कर रहा है तो उसको सबसे पहले वो क्या काम करेगा, उसने 2-3 चीज़ें देखी, तो पहले सबसे पहले आप अपना आंसर गेस करो। अभी जो अपने सीओपीडी देखा, तो उस सीओपीडी से अगर किसी पेशेंट को सीओपीडी हो गई तो उसमें क्या क्या साइन सिम्टम्स देखने को मिलेंगे अपने को, तो 3-4 साइन सिम्टम्स हैं जो कि कॉमनली होते हैं। जैसे कि एक तो लंबे समय से कफ आता है उसको, क्रोनिक कफ, इसी के साथ में उसमें स्पुटम प्रोडक्शन होने लग जाता है, स्पुटम प्रोडक्शन, या डिस्पनिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में दिक्कत, या वीजिंग, खर्राटे लेने लग जाता है वो। ठीक है, ये
शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ कॉमन है ये, ठीक है। आई होप आपने इसका भी आंसर गेस कर लिया होगा। तो इंक्रीज द IV फ्लो रेट, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन एट 5 लीटर पर मिनट, एलिवेट द हेड ऑफ बेड एंड इन्फॉर्म द फिजिशियन अबाउट अमाउंट ऑफ द ड्रेनेज। तो अपन सबसे पहले जो क्वेश्चन दे रखा है उसी से रिलेटेड बात करते हैं। तो उसमें क्वेश्चन में बोला है कि 200 ml ब्राइट ब्लडी चेस्ट ड्रेनेज, इसका मतलब है कि उसकी एक्टिव ब्लीडिंग हो रही है, एक्टिव ब्लीडिंग हो रही है। और फॉलोइंग पोस्ट टू विद इन 2 आवर्स, जो 2 आवर्स ही हुए हैं उसके, और उसके बाद में उसके एक्टिव ब्लीडिंग के साथ में 200 ml ब्राइट ब्लड आ चुका है। तो इसका मतलब ये है कि ये नॉर्मल तो नहीं है, नॉर्मल नहीं है तो सबसे पहली चीज़ होती है इन्फॉर्म द फिजिशियन अबाउट द ड्रेनेज। अब अपन बात कर लेते हैं एक बार कि नॉर्मल जो ICD ड्रेनेज होता है इन 24 आवर्स वो कितना होता है। भाई ये तो एब नॉर्मल हो गया क्योंकि 2 आवर्स में 200 ml आ गया। तो जो नॉर्मल होता है वो होता है 100 से 200 ml इन 24 आवर्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब मान लो किसी पेशेंट का ICD ड्रेनेज लगा हुआ है, तो नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अपन उसके बेड साइड काम कर रहे हैं तो नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहली चीज़ कि अपन एक तो जो ड्रेनेज है उसको और उसका कलर को अपन असेस करेंगे। असेस ड्रेनेज अमाउंट एंड कलर की ब्राइट रेड है या कितना ज़्यादा ड्रेनेज हो रहा है। दूसरा जो ट्यूब की पेटेंसी है उसको चेक करेंगे अपन, एंश्योर चेस्ट ट्यूब पेटेंसी। थर्ड एक अपन उसके वाइटल साइंस उसके मॉनिटर करेंगे कि कहीं ज़्यादा सीक्रेशन हो गया, ड्रेनेज हो गया और उसकी BP वगैरह डाउन हो गई, पेशेंट हाइपोवोलेमिया में चला जाएगा, तो मॉनिटर वाइटल साइंस। फोर्थ एक चीज़, अगर किसी पेशेंट का अगर ब्राइट रेड ब्लीडिंग आ रही है तो अपन तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे, रिपोर्ट एक्सेसिव ब्राइट रेड ड्रेनेज प्रॉम्प्टली, ये अपन चेक करेंगे। इसी के साथ में अपन थोड़ा सा और देख लेते हैं कि ये जो ICD ड्रेनेज लगाते हैं वो किस किस कंडीशन में लगाते हैं, ठीक है। ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें ये ICD लगाते हैं। तो सबसे पहला है, एक तो है न्यूमोथोरेक्स, अभी इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा मैं। सेकंड है प्लूरल इफ्यूजन, इसके टाइप्स भी हैं। थर्ड है हीमोथोरेक्स। फोर्थ है एम्फाइमा, ये इसको पाइथोरेक्स बोलते हैं। फिफ्थ है काइलोथोरेक्स। अब ये क्या होते हैं इसके बारे में अपन बात करते हैं, बहुत बार क्वेश्चन आता है इसमें, ठीक है। अब अपने को एक टर्म का पता होना चाहिए कि न्यूमो का मतलब होता है एयर। अगर एयर अपनी जो प्लूरल कैविटी है, अगर प्लूरल कैविटी में एयर एक्यूमुलेट हो जाती है तो उसकी वजह से न्यूमोथोरेक्स, इसकी वजह से न्यूमोथोरेक्स हो जाता है, उसकी उसमें भी अपन ICD लगाते हैं, ठीक है। दूसरा प्लूरल इफ्यूजन, प्लूरल इफ्यूजन का मतलब होता है कि कोई एक्सेस फ्लूइड build in द प्लूरल स्पेस। प्लूरल स्पेस में अगर एक्सेसिव फ्लूइड अगर बिल्ड हो गया तो उसकी वजह से होने वाला जो प्रॉब्लम है उसको प्लूरल इफ्यूजन बोलते हैं। और ये किस किस कंडीशन में हो सकता है, ये जैसे कि हार्ट फेलियर हो गया, इसी के साथ में जैसे कैंसर हो गया, इन चीज़ों में ये होने वाला है। तीसरा हीमो का मतलब होता है ब्लड, तो ब्लड हीमोथोरेक्स का मतलब होता है कि जो ब्लड है, ब्लड एक्यूमुलेट इन प्लूरल स्पेस, ठीक है। इसका कारण क्या है, सर्जरी। अगर मान लो किसी पेशेंट की लंग सर्जरी, थोरेक्स सर्जरी हुई है और इंसिडेंटली अगर रप्चर हो गई प्लूरल स्पेस तो उसमें ब्लड वगैरह ये प्लूरल स्पेस में कलेक्ट होने लग जाते हैं। एम्फाइमा का मतलब, एम्फाइमा को अपन बोलते हैं पायोथोरेक्स। और इसके मतलब क्या होता है कि अगर पस या तो इन्फेक्टेड फ्लूइड
या पस पस विद इन द प्लूरल कैविटी। अगर प्लूरल कैविटी में अगर पस या इन्फेक्टेड फ्लूइड वगैरह कलेक्ट हो जाता है तो उसकी वजह से उसको बोलते हैं अपन एम्फाइमा पाइथोरेक्स। एक होता है काइलोथोरेक्स। काइलोथोरेक्स का मतलब काइलोथोरेक्स मतलब काइल, काइल यानी लिम्फेटिक फ्लूइड, ठीक है। तो लीकेज ऑफ लिम्फेटिक फ्लूइड इनटू द प्लूरल स्पेस, अगर लिम्फेटिक फ्लूइड इसमें लीक हो रहा है, लीकेज ऑफ फ्लूइड इनटू द प्लूरल स्पेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये याद रखना। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द फर्टिलाइज एग इज नोन एज। बहुत इजी क्वेश्चन है, बताओ आंसर गेस करो इसका। तो आई होप आपने इसका आंसर गेस कर लिया होगा। तो अपन स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि जो ओवम होता है, ठीक है, ओवम एंड स्पर्म, ओवम किस में होगा, मादा का एग है और ये मेल का, ठीक है। ये दोनों कैसी संरचनाएं हैं, हैप्लॉइड, मतलब एन यानी 23 क्रोमोसोम होते हैं इसमें, ये भी हैप्लॉइड है, ठीक है, ये भी एन है और इसमें भी 23 होते हैं, ठीक है। ये दोनों जब जुड़ेंगे, ठीक है, तो इस घटना को तो क्या बोलते हैं, इंसिडेंट को तो अपन फर्टिलाइजेशन। और जब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो एक 2n संरचना बन जाएगी जिसमें 26 क्रोमोसोम होने वाले हैं। और ये जो स्ट्रक्चर बनेगी इसको बोलते हैं अपन जाइगोट। जो कि सिंगल सेल स्ट्रक्चर होती है। अब ये फर्टिलाइजेशन ये कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब की ये जो एम्पुला होती है उसमें होता है। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है ये कि फैलोपियन ट्यूब की एम्पुला में फर्टिलाइजेशन होता है। अब अपन एक सीक्वेंस देख लेते हैं कि जो जाइगोट बन गया, इस जाइगोट से क्या बनेगा, जाइगोट से बनेगी एक मोरोला स्टेज, मोरोला से क्या बनेगा, ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट से बनेगा एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से क्या बनेगा, फीटस। अब इनके सेल्स के बारे में देख लेते हैं। इसमें सिंगल सेल होती है, जो मोरोला है उसमें 16 सेल्स होती हैं, ब्लास्टोसिस्ट होती है उसमें 50 to 100 सेल्स होती है, एवरेज पूछे तो 64 सेल्स होती हैं, एम्ब्रियो में बहुत सारी सेल्स होती हैं और ये फीटस। अब अपन इनके टाइमलाइन के बारे में बात कर लेते हैं। तो जाइगोट है, ये जाइगोट डे 1 पे बनता है, जो मोरोला है वो मोरोला डे 4 पे बनता है, ठीक है। जो ब्लास्टोसिस्ट है ये ब्लास्टोसिस्ट कब बनता है, ये डे फर्टिलाइजेशन के डे 5 से डे 6 के बीच में बनता है। और उसके बाद में डे 6 से 2 वीक्स तक एम्ब्रियो होता है, 8 वीक्स तक एम्ब्रियो होता है। और आफ्टर 8 वीक से 40 वीक्स तक फीटस होता है। तो ये टाइम ड्यूरेशन भी पूछ लेना, एक बार देख लेना, 8 वीक्स तक, ठीक है। तो अपने क्वेश्चन के हिसाब से द फर्टिलाइज एग इज नोन एज, तो फर्टिलाइज एग को क्या कहते हैं अपन, बताओ क्या कहते हैं, जाइगोट, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन वुड प्रिवेंट एटेलेक्सिस फ्रॉम एब्डोमिनल सर्जरी, आंसर गेस करो इसका। आई होप आपने इसका आंसर गेस कर लिया होगा। तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि जो एटेलेक्टिसिस है ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है आफ्टर एब्डोमिनल सर्जरी। एब्डोमिनल सर्जरी के बाद में सबसे ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेशन होने वाला है वो है एटेलेक्सिस। और एटेलेक्सिस का मतलब क्या होता है, कोलैप्स ऑफ एल्यूलाई। कोलैप्स ऑफ एल्यूलाई। और कोलैप्स ऑफ एल्यूलाई क्यों होता है, क्योंकि
एब्डोमिनल सर्जरी होने के बाद में पेशेंट को होता है पेन, और इस पेन की वजह से वो शैलो ब्रीथिंग करने लग जाता है शैलो, और इसी शैलो ब्रीथिंग की वजह से एल्वियोलाई कोलैप्स हो जाती है, और एल्वियोलाई कोलैप्स होने की वजह से लंग कोलैप्स हो जाते हैं। ठीक है, और इसको प्रिवेंट करने के लिए ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इसको प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या करेंगे। तो ऑक्सीजन बाय मास्क, इंस्टेंट स्पायरोमीटर, गिवन सिम्स पोजीशन, अर्ली सेंसेशन, एनपीओ नहीं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो करने वाले हैं अपन इंस्टेंट स्पायरोमीटर। इंस्टेंट स्पायरोमीटर का मतलब क्या होता है कि फोर्सफुली इंस्पायरेशन। अभी अपन मैं दिखाऊंगा एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन की इंस्पायरेटर स्पायरोमीटर, इंस्टेंट स्पायरोमीटर क्या होती है। जैसे ये एटेलेक्टिसिस है, इसके बारे में बता रखा है। जैसे ये नॉर्मल लंग्स है, नॉर्मल लंग्स में क्या होती है, जो एल्वियोलाई है बिल्कुल इन्फ्लेट होती है अच्छे तरीके से, लेकिन अब इसके हो गई लंग सर्जरी, कोई भी सर्जरी मान लो, एब्डोमिनल सर्जरी मान लो, लंग सर्जरी मान लो, उसकी वजह से लंग कोलैप्स हो गई। लंग्स कोलैप्स होने से पहले क्या होगा, ये एल्वियोलाई है ना, ये एल्वियोलाई कोलैप्स हो गई, मतलब पहले ऐसे थी बाद में ऐसे हो गई, और इसकी वजह से अगर एल्वियोलाई कोलैप्स हो गई तो लंग कोलैप्स हो गया। ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं अपन, एटेलेक्टेसिस। अब यह है इंस्टेंट स्पायरोमेट्री, इसको अपन फोर्सफुली इनहेल करवाया जाता है। एयर इनहेल, और जब ये इंस्टेंट स्पायरोमीटर को यूज़ करेगा, एयर इनहेल करेगा, तो ये जो ग्रीन ऑरेंज ये भी बॉल्स हैं, ये ऊपर तक ऐसे ऊपर तक जाती हैं। ये जितना फोर्सफुली एयर ब्रीथ करेगा उतनी ही ये ऊपर तक जाएंगी। और इसकी वजह से क्या होता है, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। इसके बेनिफिट्स होने वाले हैं, सबसे फर्स्ट है वो है कि एनकरेज डीप ब्रीथिंग, एनकरेज डीप ब्रीथिंग। इसी के साथ में प्रमोट्स एल्वियोलर एक्सपांसन, ये जो एल्वियोलाई है इसको एक्सपांड करवाता है, तो प्रमोट्स एल्वियोलर एक्सपांसन। इसी के साथ में प्रिवेंट एटेलेक्टेसिस, मेन तो यही है, प्रिवेंट एटेलेक्टेसिस। इसी के साथ में इंप्रूव ऑक्सीजनेशन, ये तो इंपॉर्टेंट हो गए, क्योंकि एल्वियोलाई से एटेलेक्टेसिस को प्रिवेंट करेगा, तो इसी के साथ में ऑक्सीजन वगैरह इंक्रीज हो जाएगा। जो अदर प्रिवेंटिव मेजर हैं, जैसे कोई पेशेंट है उसके सर्जरी वगैरह हो गई, तो अदर प्रिवेंटिव मेजर में क्या क्या यूज़ ले सकते हैं अपन। अदर प्रिवेंटिव मेजर्स में क्या क्या यूज़ ले सकते हैं अपन, जैसे कि डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, तो अपन उसको बोलेंगे कि ज़ोर ज़ोर से सांस लो। इसी के साथ में कफिंग एक्सरसाइज एंड अर्ली एम्बुलेशन। उसको सर्जरी के बाद में अपन हो सकते 6 से 8 या 10 घंटे बाद में अपन उसको मूवमेंट करवाने लग जाते हैं। और एडिक्वेट पेन कंट्रोल, एनाल्जेसिया। अगर पेशेंट के पेन हो रहा है तो पेन की वजह से वो अगर ढंग से डीप ब्रीथिंग नहीं कर पाएगा, रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगा, तो उसकी वजह से एल्वियोलाई कोलैप्स हो जाएंगी। तो अपन उसको अगर पेन हो रहा है तो उसको अपन एनाल्जेसिक दे देंगे, एनाल्जेसिक की वजह से उसको पेन सेंसेशन नहीं हुआ और वो अच्छे से ब्रीथिंग कर पाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला था वो है इंस्टेंट स्पायरोमेट्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। विच कंडीशंस इज सीन इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आंसर गेस करो इसका। आई होप आपने इसका आंसर गेस कर लिया होगा। तो ये पूछ रहा है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में। ठीक है, तो अपन इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि क्या होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, इसमें क्या होता है आयरन, और आयरन में क्या होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है ऑक्सीजन को कैरी करना। ठीक है, और अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो गई, तो हीमोग्लोबिन की कमी हो गई तो ऑक्सीजन की जो कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। तो अपन देख लेते हैं कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया डिक्रीज द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड ड्यू टू रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन लेवल्स। अगर हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो गया तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हो जाएगी, और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी उसी की वजह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो गया। ठीक है, अब इसकी वजह से अगर ये हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो इस आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में क्या होगा, एक तो रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन के लिए अगर ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी कम हो गई, बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, एक तो रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाएगी,
इंक्रीज, इसको अपन क्या बोलते हैं, टैकीप्निया। ठीक है, क्यों, टू इम्प्रूव ऑक्सीजन डिलीवरी। सेकेंड, पेशेंट्स को फटीग होने लग जाएगी, वीकनेस हो जाएगी और उसकी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो कम हो जाएगी। तो इसकी वजह से पेशेंट क्या एक्सपीरियंस करेगा, अगर उसमें ऑक्सीजन की कमी हो गई तो पेशेंट में क्या एक्सपीरियंस करेगा, पेशेंट क्या फील करेगा कि फटीग हो रही है मेरे, वीकनेस एंड डिक्रीज फिजिकल एक्टिविटी। थोड़ा सा काम करते उससे बहुत ज़्यादा थकान हो जाएगी, बिकॉज टिश्यूज रिसीव लेस ऑक्सीजन। आप क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि विच कौन सी कंडीशन आयरन डेफिशिएंसी में देखने को मिलती है, डिक्रीज ब्रीथिंग नहीं, इंक्रीज देखने को मिलेगी, इंक्रीज एक्टिविटी नहीं, डिक्रीज देखने को मिलेगी, इंक्रीज ब्रीथिंग सही है, इंक्रीज एक्टिविटी नहीं, डिक्रीज देखने को मिलेगी, डिक्रीज ब्रीथिंग नहीं रे, इंक्रीज देखने को मिलेगी, डिक्रीज एक्टिविटी ये तो सही है, इंक्रीज ब्रीथिंग ये भी सही है और डिक्रीज एक्टिविटी ये भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है डी। ठीक है, इसके साथ ही आयरन डेफिशिएंसी में और क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं अपन, और क्या क्या साइन सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि पेलर हो गया, फटीग, ऐसे सिम्टम्स देख के अपन किसी भी बीमारी का पता लगा सकते हैं। डिस्पनिया ऑन, सांस छोड़ते टाइम पे या काम करते टाइम पे सांस लेने में दिक्कत हो गई, डिजीनेस, चक्कर से आने लगे उसको। इसके साथ में क्या हो गया, उसमें एक इस ऑक्सीजन की कमी से क्या होता है कि बीमारी होती है नेल्स की, वो होती है कोलिनोचिया, जिसमें क्या होता है स्पून शेप नेल्स देखने को मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोलिनोचिया देखने को मिलता है स्पून शेप नेल्स किसमें, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में। और एक पेशेंट पिका डिजीज हो जाती है, पिका डिजीज ये बहुत सारी चीज़ों को दीवार पे जो अपने कलर वगैरह करके रखते हैं ऐसी चीज़ों को वो खाने लग जाता है। ठीक है, अननेसेसरी चीज़ों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए नर्सिंग ऑफिसर इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट इन द शॉक और अलार्म फेज ऑफ द जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम, विच रेस्पॉन्स बाय द पेशेंट वुड एक्सपेक्टेड। अगर किसी पेशेंट के शॉक के अलार्म की कंडीशन में उसके जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम है तो पेशेंट क्या एक्सपीरियंस करेगा, कि मतलब कि जो नर्सिंग ऑफिसर वो क्या एक्सपेक्टेड करेगा कि इसकी क्या क्या चीज़ें हो सकती है। आंसर गेस करो इसका आप जल्दी से, आई होप आपने इसका आंसर गेस कर लिया होगा। तो जेस है गेस, जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम, जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम की जो अलार्म फेज है, ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे मान लो कि कोई पर्सन है और उसको सडन कुछ ऐसी न्यूज़ सुनाई पड़ी है या कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसकी वजह से वो सडन शॉक में चला गया, उसके मतलब कि बॉडी का जो मूवमेंट वगैरह है बहुत ज़्यादा होने लग गया और वो सडन एंग्री हो गया या कुछ ही मान लो कि उस हर चीज़ उसकी इंक्रीज हो गई। तो जो अलार्म स्टेज है उसमें इसको क्या बोलते हैं, फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, वो एक्टिवेट हो जाता है। और इस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में इस टाइम पे इसमें जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है इसके द्वारा क्या रिलीज होता है, वो होता है एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन। और ये एड्रेनलिन और एड्रेनलिन वगैरह ये क्या करते हैं, बीपी वगैरह को बढ़ा देते हैं, यानी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो अपन देख लेते हैं कि उसमें डिक्रीज पल्स नहीं, इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज स्लीपनेस नहीं, ये नींद तो बिल्कुल उड़ी जाएगी ऐसी घटनाएं सुनने के बाद। इंक्रीज एनर्जी लेवल बिल्कुल सही है, डिक्रीज रेस्पिरेशन लेवल नहीं, इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है इंक्रीज एनर्जी लेवल। सारी चीज़ें बढ़ जाती है इसमें। ठीक है, अब क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है इसमें वो देख लेते हैं अपन। जैसे मान लो किसी पेशेंट है और उसमें सिंपैथिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, उसमें एड्रेनलिन और एड्रेनलिन वगैरह इंक्रीज हो गया, तो अपन देख लेते हैं। जैसे इंक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज पल्स रेट, इंक्रीज रेस्पिरेशन, इंक्रीज एक्टिविटी, और इसी के साथ में जो प्यूपिल्स हैं वो डायलेट हो जाती हैं, प्यूपिल्स वगैरह डायलेट हो जाती हैं। और इसी के साथ में जो अलर्टनेस है, इंक्रीज अलर्टनेस एंड एनर्जी लेवल, ये सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलती है। और जो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम होता है, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, उसमें ये सारी चीज़ें डिक्रीज हो जाती हैं। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। ए पेशेंट में सफ़र फ्रॉम अपर जीआई ऑब्स्ट्रक्शन, व्हाट वुड द पीरियड नर्सिंग एक्शन। आंसर गेस करो। एक पेशेंट है जिसके अपर जीआई ट्रैक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, रुकावट आ रही है, तो जो पीरियड नर्सिंग एक्शन है वो क्या होने वाला है। आई होप आपने आंसर गेस कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं। एलिवेट द हेड ऑफ बेड, एलिवेट द हेड साइड ऑफ द बेड, एलिवेट द फुट साइड ऑफ बेड, स्टार्ट ऑक्सीजन थेरेपी, गिव साइड लाइन पोजिशन। तो अपन देखते हैं कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि अपर जीआईटी ट्रैक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, और अपर जीआईटी ट्रैक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन आने की वजह से क्या है उसमें इंक्रीज चांसेस ऑफ वोमिटिंग एंड एस्पायरेशन। ठीक है, और इसको प्रिवेंट करवाने के लिए क्या करेंगे अपन, जो हेड साइड को एलिवेट कर देंगे, एलिवेट द हेड साइड ऑफ द बेड। और इसी के साथ में और कौन कौन सी पोजीशन दे सकते हैं, हेड को थोड़ा ऊपर कर दिया, इसी के साथ में उसको सेमी फावलर, मतलब कि जो हेड ऑफ बेड को एलिवेट किया तो उसमें सेमी फावलर्स और हाई फावलर्स पोजीशन, यानी 45 डिग्री या 45 से 60 डिग्री, 90 डिग्री, इनके बीच में अपन इसको पोजीशन दे देंगे। और इसी के साथ में अपन उसको थोड़ा सा साइड लाइन पोजीशन दे देंगे, ताकि जो भी अगर वोमिटिंग वगैरह होगा तो वो बाहर की साइड में एक्सपेल आउट हो जाएगा। और जो अपन इसको हेड साइड को अपर करते हैं उसका कारण क्या है, क्यों कर रहे हैं, कि एक तो रिड्यूस रिस्क ऑफ एस्पायरेशन, इम्प्रूव कंफर्ट, ठीक है, प्रमोट्स गैस्ट्रिक ड्रेनेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, एलिवेट द हेड साइड ऑफ द बेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पर्पज बिहाइंड यूजिंग स्टॉकिंग्स फॉलोइंग एब्डोमिनल सर्जरी, एब्डोमिनल सर्जरी के बाद में जो स्टॉकिंग्स यूज़ करते हैं उसका कारण क्या है। चलिए इसका आंसर गेस करो। आई होप आपने आंसर गेस कर लिया होगा। जो स्टॉकिंग्स है उस स्टॉकिंग्स को अपन एंटी एम्बोलिज्म स्टॉकिंग्स बोलते हैं इसको। ठीक है, और ये क्या करता है, टू प्रिवेंट डीवीटी। ठीक है, टू प्रिवेंट डीवीटी। तो अपना आंसर तो हो गया कि डीवीटी को प्रिवेंट करता है। और कैसे करता है ये, एक तो इम्प्रूव वीनस रिटर्न, जो वीनस रिटर्न है लेग वगैरह में उसको इम्प्रूव करता है। इसके अलावा रिड्यूस वीनस स्टेसिस, और इसी के साथ में प्रिवेंट टीवीटी आफ्टर सर्जरी। तो इसका करेक्ट आंसर ये होने वाला है। और जो स्टॉकिंग्स है ये वाली स्टॉकिंग्स उसको पहनाते हैं। ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार एग्जाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द एरर ऑफ द सेंटेंस द पीपल गैदर्ड एट द फ्यूनरल टू पे रेस्पेक्ट। ये एक सेंटेंस करेक्शन का क्वेश्चन है जो कि इंग्लिश का है। तो इसमें अपने को ये देखना है कि कौन सा ये सेंटेंस करेक्ट, क्या एरर है इसमें। तो द पीपल गैदर्ड, पीपल्स इकट्ठे होते हैं एट द फ्यूनरल टू पे रेस्पेक्ट। कोई आदमी मर जाता है तो उसके फ्यूनरल में जो आदमी इकट्ठे होते हैं तो उसको रेस्पेक्ट देने के लिए आते हैं वो। तो इसका जो करेक्ट आंसर, इसमें जो एरर है उसमें कोई एरर नहीं है, सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है नो एरर, इसमें कोई एरर नहीं है। और ये आज का अपना लास्ट का क्वेश्चन। अब आपको बताना है कि 15 क्वेश्चंस में आपके कितने सही हुए, कितने रॉन्ग हुए, कितने सही और कितने रॉन्ग हुए। और इसी के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। और अपना जो नेक्स्ट वीडियो है वो नॉन नर्सिंग से रिलेटेड होने वाला है। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट, कीप टू इट, जय हिंद।